जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल पे। आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बसंत पंचमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जीवन में बहुत ही सफल हो, बहुत आगे बढ़ें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। हम सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स में बहुत ही कम समय बचा है, 1 महीने से भी कम का समय बचा है। और पेपर 1 जो कि बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, जो कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, लेकिन 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें 30 से 32 क्वेश्चन लाना बहुत ही टेढ़ी खीर मानी जाती है। आपके लिए कि आपको कौन कौन सी बातें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे ज़रूर से आपको ध्यान देना चाहिए, जिनके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। उसके अलावा आप वैल्यू एडिशन करते हो वो अलग बात है, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप छोड़ के जाते हैं तो ये ब्लंडर मिस्टेक होगा। तो उन्हीं बातों को लेकर के हम लोग वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एक सिंगल वीडियो में हर यूनिट से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें हमने उसको कवर करने की कोशिश की। आज के इस वीडियो में हम लोग पीपुल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो हमारी यूनिट नंबर 9 है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि इसको अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की यूनिट नंबर 9, जो कि पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के नाम से है। लोग, विकास व पर्यावरण। इस यूनिट की खास बात यह है कि ये आपके लगभग हर वनडे एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं तो ये सेक्शन आपका उसमें भी काम दे सकता है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग आज के इस वीडियो को, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है कि जीवों को चारों ओर से घेरा हुआ आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया ही पर्यावरण कहलाता है। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टर्म या कॉन्सेप्ट जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय या सतत विकास। तो धारणीय या सतत विकास क्या होता है? तो वह विकास जो वर्तमान व भविष्य दोनों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है उसे ही हम सतत विकास या धारणीय विकास कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द की व्याख्या सबसे पहले 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WECD द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, में दी गई थी। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि किस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द की व्याख्या हुई थी। तो वो आपका रिपोर्ट का नाम क्या है? ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसे WECD द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1992 में एजेंडा 21, जिसे रियो डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, के अंतर्गत धारणीय विकास के प्रति पूर्ण समर्थन की बात की गई थी। इसके अंतर्गत अलग अलग गोल्स की बात की गई है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG। इसे 189 कंट्रीज़ द्वारा UN मिलेनियम समिट जो 2000 में हुई थी उसमें इसको साइन किया गया था। MDG के अंतर्गत कुल 8 गोलों की बात की गई थी जो कि 2015 तक उनको अचीव करने की बात हो गई थी। इसके अंतर्गत फोकस केवल विकासशील देशों पर किया गया था, डेवलपिंग कंट्रीज़ पर किया गया था, और जो विकसित देश थे उनको MDG से बाहर रखा गया था। तो 2015 में जब MDG ने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया तो ज़रूरत हुई कि हम कुछ नए गोल्स की बात करें। तो इसी के बाद आता है आपका SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसे सितंबर 2015 में UN जनरल असेंबली द्वारा साइन किया गया। MDG की 2015 की समाप्ति के पश्चात इसका आगमन होता है। इसके अंतर्गत कुल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए हैं। तो टोटल 17 हैं। इसको 1 से 2 बार आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है, बहुत ही रेलेवेंट है। कोई भी स्कीम गवर्नमेंट्स बनाती हैं तो इन गोल्स को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। तो शुरू के जो 5 हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है आपका नो पॉवर्टी, कोई भी गरीबी न हो पूरे विश्व में। दूसरा है जीरो हंगर। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। और पांचवा है जेंडर इक्वालिटी। इसके अलावा आगे हैं आपके क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन,
अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप जब 1 से 2 बार इनको देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो पहला 5 और लास्ट का 17वां क्या है, वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन किस नंबर पर है, 13वें नंबर पर है। तो ये 17हों आपको रटने नहीं है, रटने पर भूल सकते हैं आप। जब इनको क्रम वाइज आप कई बार उनको देखेंगे तो आपको जब ऑप्शन आते हैं तो आप उनको ऑटोमेटिक आंसर देने में कैपेबल होंगे। तो एसडीजी की खास बात ये थी कि इसमें विकसित व विकासशील दोनों देशों को शामिल किया गया था। सबैडी एक इनको फादर ऑफ एसडीजी कहा जाता है, एसडीजी का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही एसडीजी की संकल्पना दी थी। इन्हें 2030 तक पूर्ति का लक्ष्य दिया गया था। इसका एक कॉन्सेप्ट था LNOB, लीव नो वन बिहाइंड, मतलब कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। इसी लक्ष्य पर एसडीजी काम करता है। 2022 का एसडीजी इंडेक्स में फिनलैंड ने टॉप किया था। इंडिया की क्या रैंकिंग रही थी, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब आता है आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे रियो समिट के नाम से भी कहा जाता है। ये 1992 में होता है। ये समिट स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में हुई थी, उसकी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मुख्य उपलब्धि रहती है एजेंडा 21 समझौता। इस समझौते के अंतर्गत पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल दिया जाता है और एक सतत विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना की बात की जाती है। और जब इस सम्मेलन की समाप्ति होती है तो रियो सम्मेलन के समझौतों की समीक्षा हर 5 साल पर करने की बात होती है। तो पहला हो गया रियो समिट 1992। तो जब 5 साल बीतते हैं तो उसे कहा जाता है रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5, जो कि 1997 में होती है और ये आपका न्यूयॉर्क में होती है, यूएसए में होती है। फिर उसके 5 साल बाद रियो +10 साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में होती है 2002 में। और इसके बाद आपका रियो +20 होता है जून 2012 में रियो डी जेनेरो में। और इसकी सबसे खास बात रहती है कि विकसित देश इसमें ग्रीन जॉब पर चर्चा कर रहे थे कि जॉब्स को ग्रीन कैसे रखा जाए, मतलब कि ऐसी जॉब्स जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल न हो, वैसी जॉब्स को हम ग्रीन जॉब कहते हैं। तो इसकी बात होती है रियो +20 में। अब आता है क्लाइमेट चेंज, जो कि रियो का एक बहुत ही मेजर फोकस था। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था होती है UNFCCC। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज। ये 1992 में संधि होती है। ये प्रभावी होती है 21 मार्च 1994 से। 50+ देशों द्वारा इसे समर्थन दिया जाता है और वर्तमान में 197 देशों द्वारा। इसका गठन रियो सम्मेलन 1992 के फलस्वरूप होता है। इसके अंतर्गत GCF की बात होती है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात होती है, जिसे हरित जलवायु निधि के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों को अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता करना। इसके गठन का प्रावधान कानकुन सम्मेलन, जिसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 के नाम से जाना जाता है, जो कि मैक्सिको में हुआ था, के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। फिर UNFCCC के अंतर्गत पेरिस समझौता आता है, जो कि UNFCCC की बैठक जो 2015 में हुई थी उसका एक परिणाम था। पेरिस समझौता 195 देशों द्वारा साइन किया जाता है। इसकी प्रभावी तिथि 4 नवंबर 2016 से होती है। इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें पहला रहता है ग्रीन हाउस गैसों को सीमित करना। दूसरा रहता है 21वीं सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न हो। और तीसरा लक्ष्य होता है कि 2020 तक $100 अरब क्लाइमेट फंड जमा करना विकसित देशों द्वारा। तो ये कुछ इसके लक्ष्य होते हैं। IPCC के अनुसार वर्ष 1990 से 2100 के मध्य तापमान में वृद्धि का जो अनुमान है वो 1.5 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया गया है और समुद्री सतह में वृद्धि का अनुमान 0.33 से 0.45 मीटर किया गया है। अगर ये लेवल हो जाता है तो आप समझिए कि जितने भी समुद्र के किनारे देश हैं उनके अस्तित्व पर बहुत ही बड़ा संकट हो सकता है। तो इसीलिए इस टेम्परेचर को कम करने की बात की गई है। फिर आता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी UNFCCC से ही संबद्ध है। इसके लक्ष्य होते हैं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना,
इसे अंगीकृत करने की इसकी तिथि थी 11 दिसंबर 1997, जो कि UNFCCC का तीसरा सम्मेलन था, और ये लागू होता है 16 फरवरी 2005 से। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू होता है? 16 फरवरी 2005 से। इसकी धारा 12 के अंतर्गत CDM का उल्लेख है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का। क्योटो प्रोटोकॉल की खास बात यह है कि एक बाध्यकारी समझौता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने हेतु। बाध्यकारी का मतलब ये हुआ कि इसे कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं निकल सकता है, और जिसने भी इसे शामिल किया तो उसे अपनी नीतियों में परिवर्तन भी लाने होंगे। फिर होता है आपका कार्बन कर, कार्बन टैक्स। ये CO2 के उत्सर्जक ऊर्जा स्रोतों पर लगने वाला कर है। इसमें पॉल्यूशन टैक्स की बात की जाती है, और पहला जो प्रस्ताव कार्बन टैक्स को लेकर के पास किया गया किसी देश के द्वारा, वो न्यूजीलैंड के द्वारा किया जाता है सन 2005 के अंतर्गत। इसके बाद आता है आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ये CBD का पूरक प्रोटोकॉल है। CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, जो कि 29 दिसंबर 1993 को पास होती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल प्रतिबद्ध होता है, इसका मेन फोकस होता है जैव विविधता की रक्षा को लेकर के। इसके अंगीकरण की तिथि है 29 जनवरी 2000 और प्रभावी होता है 11 सितंबर 2003 से, और भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे 23 जनवरी 2001 को। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियमों की अगर हम लोग बात करें तो सन 1912 में वन्य पक्षी व जंतु संरक्षण नियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आता है। जनवरी 2003 में संशोधित किया जाता है इसे, और ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 होता है। फिर 2013 में भी संशोधित होता है। इस अधिनियम की खास बात यह है कि इसे पूरे भारत में लागू किया गया है, और इस अधिनियम में कुल 6 श्रेणियों की बात की जाती है। फिर अगला जो इम्पॉर्टेंट अधिनियम है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसके माध्यम से केंद्र सरकार को पर्यावरण के स्तर से बचाव, नियंत्रण व प्रदूषण को कम करने की दिशा में कदम उठाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ये जो आपका अधिनियम है ये भोपाल गैस त्रासदी के परिणाम स्वरूप आता है, और 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो निर्णय लिए गए थे उनको लागू करने की जिम्मेदारी इसकी होती है। यह कानून सभी प्रकार के कानूनों में समन्वय स्थापित करता है, जिससे केंद्र व राज्य के बीच तालमेल स्थापित हो सके। फिर इसके बाद आता है आपका भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017। भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के फलस्वरूप आता है। इसकी खास बात यह रहती है कि गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को वृक्ष की परिभाषा के दायरे से बाहर कर दिया गया, और इसका उद्देश्य था रोजगार को बढ़ावा देना। फिर आती है आपकी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। इसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का बचाव, देखरेख, सतत उपयोग, पुनः स्थापन को शामिल किया गया। फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 रेकमेंड करती है कि पूरे देश के जो भूमि है उसका 33% जंगलों से घिरा होना चाहिए, और उन 33% में 60% जो जंगल हों वो पर्वतीय क्षेत्र में हो और 25% समतल क्षेत्र में हो। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम भी हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का, इंसेक्टिसाइड्स एक्ट है 1968, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रोसिक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है 1981। इनके आपको ईयर्स याद रखने हैं। कई बार पूछा जाता है कि फैक्ट्रीज एक्ट किस सन में आया था, तो आपको बेसिकली इनके अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये कब पास हुए थे ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है आपका इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, जिसकी स्थापना 1952 में होती है। कई बार पूछा जा चुका है। फिर कुछ विभिन्न पशुओं के संरक्षण से संबंधित बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे लायन प्रोटेक्शन को लेकर के लायन प्रोजेक्ट 1972 में, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आता है, क्रोकोडाइल प्रोटेक्शन का जो प्रोजेक्ट है वो 1974 में, और ब्राउन एंटलर डियर के लिए 1981 में प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। फिर एक आता है आपका साइट्स, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा। ये जितने भी संकटापन्न प्रजातियां हैं उनके संरक्षण को लेकर के एक संधि है साइट्स। भारत 1976 में इसका सहभागी बनता है। फिर आता है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, इसकी स्थापना 1974 में हुई। वाटर एक्ट और एयर एक्ट को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी CPCB ही है, और ये एक सांविधिक निकाय है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की स्थापना होती है 1985 में, एक नया मंत्रालय स्थापित कर दिया जाता है।
फिर अगला इंपॉर्टेंट जो एक ट्राइब्यूनल है वो है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना होती है। ये पर्यावरण बचाव, वन संरक्षण इत्यादि से संबंधित मामलों की देखरेख करता है। फिर विभिन्न संगठन व संस्थान जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं वो है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में होती है। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी, केन्या में है। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन। इसकी स्थापना 17 मार्च 1951 में होती है। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ये पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर आपका EPA है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को होती है। हेडक्वार्टर इसका USA में है। ये मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण संबंधी नियमों की बात करता है। पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण और उनके प्रवर्तन दोनों की वकालत करता है। इकोमार्क 1991 से प्रारंभ होते हैं। ये ऐसे भारतीय उत्पाद हैं जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, उनको दिया जाने वाला प्रमाण पत्र है इकोमार्क। फिर आता है आपका प्रोग्राम ग्रीन आर्मी प्रोग्राम। ये पर्यावरण संरक्षण हेतु ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू किया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 में शुरुआत होती है। ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर एक महत्वपूर्ण संस्था है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ये एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। तो इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था। ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था, तो इसको याद रखिए कि इकोलॉजी वर्ड अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इकोलॉजी 2 वर्ड्स ओइकोस और लोगोस से मिलकर के बना है। ओइकोस का अर्थ है घर और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। तो इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले A.G. टांसले ने 1935 में दी थी। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से मिला करके होती है। इसका जो परिवर्तन है वो आकार के अनुसार होता है और इसकी विशेषता है खुला तंत्र। कुछ शब्द आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, वो है इकोटोन। इकोटोन 2 भिन्न समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, नदी के तट पर जल और स्थल का संगम होता है, तो उसको हम इकोटोन कह सकते हैं। फिर आता है आपकी लोटिक आवास। तो बहते जल के आवास को, नदी को जैसे है, उसे हम लोटिक आवास कहेंगे। और स्थिर जल का आवास, जैसे स्विमिंग पूल का जल हो गया, उसे हम लैंटिक आवास कहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी आंदोलन हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड में होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा होते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट होते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय द्वारा किया जाता है। एपिको आंदोलन कर्नाटक में 1983 में पांडुरंग हेगड़े द्वारा शुरू किया जाता है। साइलेंट वैली बचाओ 1973 में कुंती पूजा नदी पर बन रहे डैम का विरोध के फलस्वरूप होता है। मैती आंदोलन 1994 में उत्तराखंड में कल्याण सिंह, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा होता है, जिसके अंतर्गत शादी के बाद जो दूल्हा होता है वो दुल्हन के घर में एक वृक्ष लगाता है, जो कि घर वालों को विदाई के फलस्वरूप जो बेटी का विदा होना है उसको वो कम करता है, उनके शोक को कम करता है। फिर आता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रीन प्रभाव। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा में वृद्धि, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो, तो ये जो प्रभाव है इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने दी थी 1824 ईस्वी में। प्रमुख गैसें जो कि ग्रीन हाउस गैस होती हैं वो क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है जल वाष्प, H2O। कई बार पूछा जा चुका है और हम लोग इसमें गलती करते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन हम लोग टिक करते हैं, लेकिन वो नहीं करना है। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन है? जल वाष्प है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आती है आपकी मीथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ओजोन क्या है? ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है। अब हम बात करते हैं ओजोन परत के क्षरण की। ओजोन परत क्षरण को सबसे पहले खोजा है 1985 में ब्रिटिश दल ने टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। उन्होंने देखा कि अंटार्कटिका के ऊपर एक ओजोन क्षेत्र बना हुआ है। ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित होता है। डॉप्सन ओजोन परत के मापन की इकाई होती है।
ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 12111301 एटसेट्रा। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर किया जाता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था GW केंट मूर ने। ओजोन के क्षरण का प्रभाव सबसे ज़्यादा परिलक्षित होता है ध्रुवों के ऊपर। अगर हम बात करें जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द 1968 में रायमंड F दासमैन द्वारा दिया जाता है और बायोडाइवर्सिटी शब्द WG रोसन द्वारा दिया जाता है। जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर 1993 से प्रभावित है, जिसे UN द्वारा घोषित किया जाता है। अब आता है जैव विविधता हॉटस्पॉट। ऐसे स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता हो लेकिन साथ ही अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हो, उन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग नॉर्मन मायर्स द्वारा 1988 में किया जाता है। प्राप्ति स्थल उष्णकटिबंधीय प्रदेश और उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में हम जैव विविधता हॉटस्पॉट को पा सकते हैं। जैव विविधता संरक्षण की दो तकनीकें होती हैं, पहला है इन सीटू, दूसरा है एक्स सीटू। इन सीटू है स्वस्थाने वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल या प्राकृतिक आवास क्षेत्र में जब हो तो उसे इन सीटू कहते हैं। एग्जाम्पल है पवित्र झील, उपवन, जीवमंडल निश्चय, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये इन सीटू के एग्जाम्पल है। फिर आता है एक्स सीटू बाह्य स्थाने। वनस्पति या जंतुओं की विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र से जब पृथक हम करते हैं तो उसे एक्स सीटू कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका घरेलू बगीचे, चिड़ियाघर, बीज बैंक, जीव बैंक, जल तंत्र और निम्न तापीय संरक्षण। जैव विविधता अधिनियम 2002 की बात करें तो भारतीय संसद द्वारा इसे पास किया जाता है। प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना होती है 2003 में, जो कि हेडक्वार्टर जिसका चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत एक संस्था है जो कि UN से पृथक है। इसे UN जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है। IUCN रेड डाटा बुक पब्लिश करती है। इस बुक के अंतर्गत विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियाँ सम्मिलित होती हैं। फिर एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन है रामसर सम्मेलन। ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में स्थित एक नगर के नाम पर है, वहाँ पर सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसे रामसर सम्मेलन हम कहते हैं। 2 फरवरी 1971 को बैठक होती है और 21 दिसंबर 1975 को सम्मेलन का पूर्णतः क्रियान्वयन हो जाता है। रामसर का जो सचिवालय वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन है? क्योंकि अभी बहुत सारा डेटा चेंज हुआ है, नई रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, तो आपको बताना है कि क्या गुजरात अभी भी है या कोई दूसरा राज्य सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य बन चुका है। फिर मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड्स आते हैं जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जितनी भी आर्द्र भूमि है वेटलैंड्स है उनका एक रजिस्टर है। तो मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड क्या है? वेटलैंड्स का एक रजिस्टर है। तो बात आती है कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। वेटलैंड जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र होता है। प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी है, कुल कितनी रामसर साइट्स हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब आता है मैब, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसे 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना। तो इसके अंतर्गत एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है। ये मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। फिर आता है आपका ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। यह गठबंधन कर्क व मकर रेखा के मध्य स्थित 121 देशों का समूह है। इसका उद्घाटन 30 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पेरिस के अंतर्गत किया जाता है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में हुआ और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। हेडक्वार्टर से याद रखिएगा। इसका घोषणा पत्र रिलीज होता है जिसमें वर्ष 2030 तक 1000 बिलियन US डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रदूषण की। प्रदूषण क्या होता है? भूमि, वायु और जल के भौतिक, रासायनिक और जैव अभिलक्षणों में अनअपेक्षित अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तो प्रदूषण की अगर हम बात करें तो 2 टर्म्स आते हैं। एक आता है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक होता है प्रकृति पर मानवीय प्रभाव। तो अगर हम कहें एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण तो यह मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक जन्य है, एक मनुष्यजन्य है। तो मनुष्यजन्य प्रदूषण के लिए वर्ड कौन सा यूज होता है? एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन। अब आता है प्रकृति के आधार पर प्रदूषण के प्रकार। तो 2 प्रकार है, एक है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण और दूसरा है जैव निम्नीकरणीय रहित, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल।
तो बायोडिग्रेडेबल की खासियत है, एग्जाम्पल्स हैं घर का कूड़ा, सीवेज, पशुओं के मलमूत्र जो कि खुद ब खुद अपघटित हो जाते हैं, जबकि प्लास्टिक, बेंजीन, डीडीटी ये खुद से अपघटित नहीं होते हैं। तो अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण, तो प्रदूषण वायु प्रदूषकों द्वारा फैलते हैं, जिनके दो प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक वायु प्रदूषक और दूसरे हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक। तो प्राथमिक वायु प्रदूषक वो होते हैं जो कि प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिश्रित हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर आता है आपके द्वितीयक वायु प्रदूषक। प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के परिणामस्वरूप ये उत्पन्न होते हैं। ओजोन हो गया, स्मॉग हो गया, पैन इत्यादि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। पैन आपका पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसका फुल फॉर्म है। इसके परिणामस्वरूप प्रकाश संश्लेषण में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो पौधे हैं उनका विकास रुक जाता है। लाइकेन, लाइकेन वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वायु प्रदूषण के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या है, तो लाइकेन होते हैं। हेलसिंकी प्रोटोकॉल, ये सल्फर उत्सर्जन के कमी के लिए एक प्रयास किया जाता है, ये प्रोटोकॉल आता है। ताजमहल के सौंदर्य को क्षति सल्फर डाइऑक्साइड से उत्पन्न जो अम्ल वर्षा होती है उसी के कारण होती है, इसलिए सल्फर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक है। अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण की। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है आपका BOD का, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह जल प्रदूषण मापन की एक इकाई है। इसकी अवधारणा ये है कि कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा में जब वृद्धि होती है तो अपघटन की दर में भी वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पानी के अंतर्गत ऑक्सीजन के उपयोग में वृद्धि हो जाती है। तो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी मात्रा में कमी हो जाती है। इस वजह से जो मछलियां हैं वो सांस नहीं ले पाती हैं और उनकी मृत्यु होने लगती है। अब हम बात करते हैं IMO की, इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन, 1948 जेनेवा में है। इसका मुख्यालय लंदन में होता है। स्थापना के समय इसका नाम रहता है अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन, और 1982 में नाम परिवर्तन होकर के IMO हो जाता है। तो जलवायु के क्षेत्र में या समुद्री पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। तो ध्वनि प्रदूषण से पहले ध्वनि का मापन हम डेसिबल में करते हैं। तो अलग अलग ध्वनि की इकाइयां हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कोई ध्वनि कितने डेसिबल की है। तो 20 dB पत्तियों की सरसराहट, 30 डेसिबल फुसफुसाहट की आवाज़ को हम कह सकते हैं। कमरे में जो शांत ध्वनि होती है वो 40 डेसिबल की साउंड होती है। सामान्य बातचीत के समय जो ध्वनि है वो 60 dB होती है। ट्रकों की आवाज़ जो हम सुनते हैं वो 80 से 85 dB तक होती है। जेट इंजन की आवाज़ 120 dB, जेट प्लेन का उतरना 150 और रॉकेट इंजन की जो साउंड है वो 180 dB होती है। तो मनुष्य इतने ही रेंज तक सुन सकता है, इससे ज़्यादा या इससे कम वो नहीं सुन सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रदूषण एवं रोगों की। मुख्य प्रदूषक है आपका पारा, संबंधित बीमारी आपकी मीना माटा, कैडमियम की इटाई, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और फ्लोराइड आयन के वजह से फ्लोरोसिस, जिसे दांत की बीमारी हम कहते हैं, होती है। तो ये प्रमुख प्रदूषक हैं और उनसे संबंधित बीमारियां हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रदूषक होते हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं विभिन्न पुरस्कार जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। तो इनमें आता है आपका इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने वाले संगठन और व्यक्तियों को दिया जाता है। फिर आता है आपका टाइलर पुरस्कार, जो कि पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में योगदान पर दिया जाता है। फिर आता है बोरलॉग पुरस्कार, जो कि कृषि एवं पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। वैश्विक 500 पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। तो इतनी बातें आपको, ये प्रमुख पुरस्कार हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कई बार, बहुत ही छोटा सा है, कि अंटार्कटिका से संबंधित भारत ने कितनी पहले या कितने संस्थानों को वहाँ पर उसने स्थापित किया है। पिछले साल भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो क्रम पूछा जाता है, आपको क्रम पता होना चाहिए। तो दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला रिसर्च स्टेशन इंडिया ने स्थापित किया था। उसके बाद आता है आपका मैत्री और तीसरा है भारती। तो इसको आप लोग क्रम से याद रखिए कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, इसी क्रम में इनकी स्थापना होती है। तो आपसे या तो सबसे पहला पूछा जाता है या लेटेस्ट पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना का मुख्यालय देहरादून में है। नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर का मुख्यालय नागपुर में है। इंडियन बोटैनिकल सर्वे डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है, और राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। फिर अगर हम कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनसे संबंधित व्यक्तियों की बात करें कि उन शब्दों को किसने दिया था,
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, इस वर्ड को WM एडम्स ने दिया था। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसे मसानोबु फुकुओका ने दिया था। इकोलॉजी सिस्टम, ये वर्ड टांसले ने दिया था। और इकोलॉजिकल नीशे, इसे ग्रीनेल ने दिया था। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने दिया था, जिसे हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है। और इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। बायोडाइवर्सिटी रेमंड डैसमैन द्वारा दिया जाता है। और बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएज द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दोनों में डिफरेंस है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की अगर हम लोग बात करें तो कई बार कन्फ्यूजन होता है कि आखिर कौन सा इम्पोर्टेंट है, क्या टर्म है। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। और इसके बाद आता है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। तो इतने बातें आपको पर्यावरण, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट का ये जो यूनिट है आपको पता होनी चाहिए। आई होप एंड आई विश कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चीज़ें क्लियर हुई हों। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके रिलेटेड जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जो कुछ भी नए नए वीडियोज़ या PDFs मिलते रहते हैं वो मैं उस पर शेयर करता रहता हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराता चलूँ, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता मुझे भी आ जाती है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें आपके लिए बहुत सारी जितने भी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ वो कर पाऊँ। सो मिलते हैं जल्दी ही आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन, थैंक यू, बाय।